हाँ भाई, तो देखो ये चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसका एक एक करके मतलब समझ लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब अपन को पता है। स्ट्रक्चर मतलब एटम्स कंपाउंड में किस तरह से लिंक्ड है, किस फॉर्मेशन में बॉन्ड्स वगैरह कैसे अपन को दिख रहे हैं, अपन को डायग्राम बेसिकली कैसा दिख रहा है मॉलिक्यूल का, वो होता है उसका स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचानना, है ना, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स को अपन कौन से अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये आपको चैप्टर के दौरान पता चलेगा। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। एक तरीका आपको पता है विद द हेल्प ऑफ डीयू, है ना। तो डीयू में हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में जब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं तो उससे अपन को स्ट्रक्चर के बारे में ये आइडिया लगता है, ये अंदाजा लगता है कि उसमें कितने डबल बॉन्ड या कितने ट्रिपल बॉन्ड या कितनी रिंग्स हो सकती हैं। तो हैविंग द वैल्यू ऑफ डीयू या फिर नोइंग द वैल्यू ऑफ डीयू टू सम एक्सटेंट गिव्स अस आइडिया अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डीयू की जो वैल्यू है वो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये तो टेक्निक अपन ने पढ़ी हुई है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आगे लिखा हुआ है एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें जो वेरियस कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स होते हैं या जिनको हम आसान भाषा में, आयुष क्या कह रहा है सर, डीयू तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए होता है ना। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए यूज होता है, लेकिन उससे अपन स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगा सकते हैं ना, कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं। डीयू की वैल्यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकलती है। डीयू का यूज क्या है, यूज होता है स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने में। एक सेकंड रुको, संकेत क्या कह रहा है कि सर प्रिंटेड में एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शीट मिली है, वो कौन सा चैप्टर है, वो तो बाद में आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो हम क्या बात कर रहे थे कि, तो हाँ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है बेसिकली जो लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अगर पिंक कलर का होता है ना, तो लैब टेस्ट अपन ऐसे ही करते हैं कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पिंक कलर का हो रहा है, मतलब जैसे ए से कोई रिएक्शन हुई, उसमें ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बना, बी से फर्दर सी बना। अब सी के बारे में कहा गया है कि सी जो है वो पिंक कलर का कंपाउंड है, तो पिंक कलर से अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सी कंपाउंड कौन सा हो सकता है, क्योंकि पिंक कलर्ड कंपाउंड्स अपन को याद रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली प्रैक्टिकल करके जो एक ऑब्जर्वेशन अपन को आ रहा है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंपाउंड को प्रेडिक्ट करना, है ना। तो ये सब जो टेस्ट वगैरह हैं ये सब अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक आउटलाइन थी इस चैप्टर की, जो अपन पढ़ने वाले हैं अभी। और दूसरी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चैप्टर थोड़ा सा मेमोराइजिंग बेस्ड ज्यादा है, समझना बेस्ड कम है ना। तो मेमोराइज करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। बाकी चैप्टर आसान है ना, अगर आपने सही से मेमोराइज कर लिया तो इसके क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी करने में। ठीक है, तो चलो सर अब। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा है। नहीं नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो आसान है। एटॉमिक सर स्ट्रक्चर इसमें तो टफ है, न्यूमेरिकल्स हैं मतलब क्या? न्यूमेरिकल्स नहीं है ऑर्गेनिक में, न्यूमेरिकल्स नहीं होते ज्यादा। 10-20 में से एक आध क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में आए तो आए, है ना। न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं होते, स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें आप पहली सब हेडिंग डालो, पहली सब हेडिंग डालो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, है ना। बहुत सिंपल टॉपिक है ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसमें कैटलिस्ट वर्ड आ रहा है ना। कैटलिस्ट वर्ड आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में सुना होगा। कैटलिस्ट वो स्पीशीज होता है जो रिएक्शन के रेट को फास्ट करता है। ठीक है, और हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, रिएजेंट विच स्पीड्स अप द रिएक्शन, स्पीड्स अप द रिएक्शन, है ना। ये मतलब हुआ कैटलिस्ट का।
और हाइड्रोजनेशन वर्ड का क्या मतलब है? हाइड्रोजनेशन वर्ड मतलब होता है सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इट इज सिमिलर टू द वर्ड्स हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सर इसे रिडक्शन से रिलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल रिडक्शन से रिलेट कर सकते हैं, है ना। मतलब रिडक्शन ही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर बात यह है कि वो कंपाउंड्स जो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे जैसे इसकी अपन पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस H2, है ना। इससे क्या बनेगा? RCH2CH2R, ठीक है। देखो इसको अपन देखते हैं डिटेल में। इसको मैं एक्सपैंड करके बनाता हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं, RCH डबल बॉन्ड C, कार्बन से R जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी मॉलिक्यूल का ये अपन ने एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बनाया। जब आप इसको हाइड्रोजन के सामने लाओगे, ठीक है, कैटेलिटिक हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जो कैटेलिस्ट है ना, वो कौन होता है जनरली? वो होते हैं मेटल्स लाइक निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, ठीक है। ये जो तो मेटल्स एसिड्स है भी ये तो होते हैं ना? क्या एसिड्स? हाँ, वो कहीं कहीं लिखा रहता है ना HCl है। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में नहीं, इसमें हाइड्रोजनेशन में एसिड्स नहीं यूज होते। दूसरे रिएक्शन में एसिड्स यूज होते हैं, जैसे एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, है ना। अच्छा, ये ईस्टर तो से जब 10th में आप भी एसिड, रिएक्शंस थी। हाँ हाँ 10th में भी होगी बिल्कुल, 10th में भी है, ये सही कह रहे हो तुम, ठीक है। तो अभी देखो ये जो निकल प्लैटिनम पैलेडियम है ये है मेटल्स, है ना। तो ये मेटल्स क्या करते हैं? ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसको अपन वैसे डिटेल में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं एकदम आउटलाइंस बता रहा हूँ। जैसे ये अपना मेटल का सरफेस है ना, मान लो कि अपन ने निकल मेटल ले लिया। तो निकल मेटल पे पहले ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये आके इस पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर सामने से आता है हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन क्या करता है, देखो, एक मिनट अश्विन सर, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कोई की। आवाज सुनने में दिक्कत हो रही है क्या मेरी? पर ज्यादा नहीं हो रही, बस थोड़ी थोड़ी आ रही है बस। यार वो तो नीचे बच्चे खेल रहे हैं तो उनको खेलते हुए रोक सकता नहीं मैं, है ना। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं ये खिड़की बंद कर लेता हूँ, रुको एक सेकेंड। अब शायद कम आवाज आएगी, मैंने अपनी विंडो बंद कर दी है। तो यस सर, अब नहीं आ रही। हाँ, यस। तो हम ये बात कह रहे थे कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये क्या करता है? ये सरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये पहले इस सरफेस पे आएगा, उसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे ऊपर से आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन का जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होने लगता है। कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर वाला, है ना, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इसको मैं थोड़ा दूर दूर बना देता हूं ताकि थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड बोल क्लियरिटी सकते आए हैं ना? डायग्राम में। ये कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया है, एक्चुअल में इतना दूर होता नहीं है, बस समझने के लिए अपन ने दूर बनाया है। तो ये वाला इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो फाइनली जो अपन को स्ट्रक्चर दिखेगा वो अपन को कुछ इस तरह का दिखेगा कि ये RCHCHR, ये तो एज इट इज है ना। फिर ये हाइड्रोजन ऊपर से, और सॉरी ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है ना, इस बॉन्ड को अपन ब्रेक कर चुके हैं और नया बॉन्ड फॉर्म हो चुका है ना। तो नया बॉन्ड आप देख सकते हो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या हाइड्रोजन हुआ, सरफेस पे थी ना? हाइड्रोजन सरफेस पे थी मतलब ये वाला मॉलिक्यूल था सरफेस पे, मेटल के सर सरफेस सरफेस। क्या है? कैटलिस्ट है? सरफेस में, हाँ, कैटलिस्ट है। ठीक है सर। ये जो है ये निकल प्लेटिनम या पैलेडियम मेटल है। तो मेटल तो सॉलिड होता है ना, और आपके ये वाले जो रिएजेंट्स हैं जैसे ये एल्कीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपको गैसियस फेज में मिलेंगे। ठीक है, ये है अपना निकल, हो सकता है या प्लेटिनम मेटल हो सकता है या पैलेडियम, कोई भी मेटल हो सकता है। तो ये इस तरह से हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म होता है ना। तो मेटल के यूज करने से क्या होता है कि ये रिएक्शन जल्दी हो जाती है। नहीं तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे आप मेटल नहीं यूज करोगे तो हाइड्रोजन और एल्कीन को आप एक साथ रख नहीं पाओगे, है ना। तो मेटल क्या करता है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे ये रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, आप इसको आसान भाषा में समझना है तो इस तरह से समझ सकते हो कि जब मैरिज होती है तो मैरिज में एक वो रहता है, क्या बोलते हैं, स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर दूल्हा आता है स्टेज पे, मतलब ग्रूम आता है, और ब्राइड भी आती है। ठीक है, फिर दोनों की यहाँ पे शादी होती है, फिर वो दोनों स्टेज से उतर जाते हैं, है ना। तो उस तरह का मैकेनिज्म होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसका जो मैकेनिज्म है, ये जो मैकेनिज्म हुआ है, ये अपन को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में आएगा 12th क्लास में इन डिटेल, है ना। मैं चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो मैकेनिज्म है ये इन डिटेल आएगा, सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास। सर बॉन्ड अपने आप टूट जाते हैं, मतलब कोई तो हेल्प करता हो? बॉन्ड हाँ अपने आप ही टूट जाते हैं, ये मतलब ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड इस बॉन्ड की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं पाई बॉन्ड की तुलना में। तो कार्बन का जो ये वाला बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है ना। और अब जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कोई भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो दूसरे और तीसरे बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। ऐसा अपन ने पढ़ा यस है। सर। तो ये लॉजिक है कि पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये अपना पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देता है। आयुष पूछ रहा है हाइड्रोजनेशन मतलब एल्कीन से एल्केन में बदलना। आयुष हाइड्रोजनेशन का अगर आप वर्ड को पकड़ो तो वर्ड का मतलब तो ये है कि हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना किसी मॉलिक्यूल पे। अब हाइड्रोजन किन मॉलिक्यूल्स पे ऐड होता है, जिन मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड हो या फिर अनसैचुरेशन हो, है ना, जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस। तो एल्कीन के थ्रू मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया, सेम मैकेनिज्म एल्काइन के लिए होगा। ठीक है, तो देखो एल्काइन की रिएक्शन में लिख देता हूं, जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, अगर आप इसमें हाइड्रोजनेशन करोगे तो ये वाला पाई बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, इसमें दो पाई बॉन्ड है दोनों ब्रेक हो जाएंगे। हाँ आयुष में बताता हूँ अभी। तो दोनों सर ये जो पाई बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक हो ब्रेक जाएंगे। होते हैं, हाँ सर ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो कैटलिस्ट की वजह से ब्रेक होते हैं क्या? यार अभी तो एक्सप्लेन किया, अभी क्या एक्सप्लेन किया था चंद्रकांत, तुम्हें पहले बताओ। समझ में नहीं आया। अरे ये पाई, अभी संकित ने वही तो पूछा था, उसको मैंने वही तो एक्सप्लेन किया था कि पाई बॉन्ड वीक होता है। पहली चीज तो ये सरफेस केमिस्ट्री का है तो इसको अपन को यहाँ पे डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है ना। तो जब इस मॉलिक्यूल के पास पाई बॉन्ड है, अभी तो ये जब सिंगल है तब तो ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब ये देखता है कि ऊपर से हाइड्रोजन गैस आ रही है, तब ये सोचता है कि मैं अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता हूं हाइड्रोजन एटम से, तो उससे मुझे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए या एक बेटर सिचुएशन में आने के लिए इस तरह की रिएक्शन होती है। कंक्लूजन क्या है कि क्योंकि पाई बॉन्ड्स वीक होते हैं तो जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं वो सब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करेंगे। तो ऐसा एल्कीन में होता है क्योंकि यहां पर एक पाई बॉन्ड है, ऐसा एल्काइन में भी होगा। तो ये जो दोनों पाई बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ये देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड बचा, ये तो सिग्मा बॉन्ड था। ये दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और दोनों पाई बॉन्ड की जगह दो दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे ऐड हो गए। समझ में आया चंद्रमान? यस सर।
ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है अपना, आप देखो कंक्लूजन अपन लिख लेते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजन का कंक्लूजन ये है कि जो भी पाई बॉन्ड्स होंगे या फिर जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे वो सब सिंगल बॉन्ड्स में या सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिख लो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस जो हैं, इसको अपन कैसे लिखेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसको ऐसे लिख लो, एक मिनट रुको, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आयुष क्या कह रहा है, क्या हो गया आयुष, क्या हुआ, किसको लिख रहे हो भाई, आराम से, आराम से रहो यार, थोड़ा होश बरकरार रखो अपना। तो मैं क्या लिख रहा था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गेट्स एडेड ऑन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे कि एल्कीन और एल्काइन, और उससे क्या जनरेट होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, टू जनरेट सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कि एल्केन्स, राइट। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का कंक्लूजन है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो पहला एग्जांपल है जैसे सी डबल बॉन्ड सी है ना, इसको आप हाइड्रोजन निकल से रिएक्ट करा रहे हो। तो पहली रिएक्शन भी इसका एग्जांपल होगा ना, पहली रिएक्शन मतलब ये, हाँ हाँ ये अपन ने जनरल रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली रिएक्शन एल्काइन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो एल्कीन और एल्काइन अपन ने जनरल फॉर्म में लिख लिया। तो ये अपन एग्जांपल्स देख रहे हैं, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। सो वो दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हाँ, तो ये जहां जहां भी हाइड्रोजनेशन में बहुत सिंपल है, जहां जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिखे या ट्रिपल बॉन्ड दिखे उन सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, इतना बस अपन को सर करना एक होता डाउट है। है हाँ पूछो। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि निकल जो है वो सर वो ऐड हो जाए हाइड्रोजन नहीं पे? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। ठीक क्यों है, सर? ऐसा यार इसलिए नहीं होता है क्योंकि निकल जो है वो ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो गया, निकल जो है वो मेटेलिक बॉन्डिंग बना रहा है और ये जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना आसान है ना, मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, तो मेटल्स अपने बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। तो निकल के लेफ्ट में क्या लिखा है? प्लेटिनम पैलेडियम, ये नहीं पीटी। नहीं, जो रिएक्शन दी लेफ्ट एग्जांपल वाली, अगले पेज पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा है ना, तो प्लस में नहीं लिखेंगे? इसको कैसे, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपन कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस में, या फिर ऐसे अपन एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है सर। रिप्रेजेंटेशन से कुछ भी हो सकता है। तो ये अपना प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे ऐड हो गया। तो आप हाइड्रोजन को चाहो तो शो कर सकते हो, अपन जनरली शो करते नहीं है ना, तो इसलिए अपन ने ऐसे सिंगल बॉन्ड सारे बना दिए। आप चाहो तो हाइड्रोजन सारे शो कर सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन पहले से थे उसको आप बना सकते हो, एच एच, ये तो पहले से थे मॉलिक्यूल पे, ठीक है। बैलेंस भी तो करना तो पड़ेगा ना रिएक्शन को। रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, है ना।
बस अपन को प्रोडक्ट बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ये बन रहा है कि नहीं, मतलब प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपन को ये बताना पड़ेगा, अपन को ये नहीं बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। कितना अगर पूछा जाए तो फिर अपन बैलेंसिंग पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अपन और एग्जांपल्स अभी देखते हैं, उससे पहले एक एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपन को ये लिखना है ना, मैं पहले लिख देता हूं फिर बता दूंगा। एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स आर स्टेबल at room temperature and don't get hydrogenate। ठीक है, इसका मैं मतलब समझाता हूं अभी। देखो एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स जैसे कि बेंजीन है ना, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ऐसा अपन ने अभी याद कर रखा है, समझेंगे बाद में कि एरोमेटिक क्यों होता है। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ऐसे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होते हैं इसमें, तो इसमें पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो जो एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स हैं वो स्टेबल होते हैं, है ना। तो एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स स्टेबल होते हैं, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक नहीं होता हाइड्रोजन के आने से। तो ये वाला जो बेंजीन जो है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो नहीं करती है। तो बेंजीन के सामने जब आप हाइड्रोजन को लाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना, नो रिएक्शन। तो ये एक एक्सेप्शन टाइप का है ना, इसलिए आपको याद रखना है कि एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स को आपको ब्रेक नहीं कराना है। आपके लिए एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ वही होगा जिसमें आपको ये बेंजीन रिंग दिखेगी। तो क्यों नहीं होता है ब्रेक? ना, क्या ब्रेक क्यों नहीं होता, मतलब वो स्टेबल होते हाइड्रोजनेशन हैं ना, क्यों नहीं क्योंकि होता? स्टेबल होता है, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है, इसलिए वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में वो सब उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां पर उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही हो। अगर कोई पहले से ही स्टेबल है तो वो नहीं रिएक्ट करेगा, है ना। सर तो अगर रिएक्ट करता तो वो वो मतलब क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन बन जाता रिएक्ट करता तो वो मतलब उससे अगर ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड है। नहीं नहीं, लेकिन ये अपन अभी बाद में पढ़ेंगे, जीओसी में ये चीज अपन पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, रेजोनेंस होता है ना। रेजोनेंस एक फिनोमिना है, और रेजोनेंस होने के कारण ये कंपाउंड काफी स्टेबल होता है, मतलब ये एक्सेप्शन है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, ये एक्सेप्शन है। यस सर। सर ये पूरी थ्योरी अब हम रूम टेम्परेचर को, पूरी नहीं मतलब ये वाली, इसमें इसमें ऐसा कहा जाता है कि जब आप टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दोगे तो फिर ये पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, है ना। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो ब्रेक हो जाता है। आयुष क्या पूछ रहा है कि ये थ्योरी हम रूम टेम्परेचर को कंसीडर करके पढ़ रहे हैं, पीछे वाली मतलब ये सब जो है ये तो आप किसी भी टेम्परेचर पे, इसका रूम टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस है एल्कीन की और एल्काइन की, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए अपन ने इसको रूम टेम्परेचर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि नॉर्मली तो ये कंपाउंड स्टेबल होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो रूम टेम्परेचर पे ही आएगा, तो उस हिसाब से वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टेम्परेचर वाला। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, कभी कभार अगर गलती से न्यूमेरिकल आ जाए तो वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में तो इस पोर्शन से आ सकता है। देखो सेकंड पॉइंट समझा दीजिए एक बार, समझ में नहीं आया। हाँ मैं समझा तो रहा हूँ, अभी तो मैंने लिखा ही है, मैं समझा ही रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, एम लिखा है, इसको एन लिख लेना, कंज्यूम्ड। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स कंज्यूम्ड होंगे, इसका क्या मतलब है कि जैसे ये रिएक्शन हो रही है ना, तो देखो
इस रिएक्शन में ये जो एल्कीन का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस पे जाके जुड़ा है ना, आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ना, H2, दिस इज वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस पे आके एल्कीन पे आके ऐड हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि जब भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड होगा, है ना। दोनों कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल पे या पाई बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, सही है। यस इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो बस इसको अब अपन ने जनरलाइज करके लिख दिया कि भाई जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं रिएक्शन में उतने ही पाई बॉन्ड्स उस कंपाउंड में होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ठीक है पर सर, आप दो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो इसका मतलब इसके लिए दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे होंगे, है ना। तो ये देखो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 इंटू 2 4, ये देख लो प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 + 2 4। सर, मतलब कार्बन के लिए ना, क्या मतलब, दोबारा बोलो। जब 2 हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो मतलब ईच कार्बन के लिए 2 ना। ईच कार्बन के लिए नहीं, मतलब ईच पाई बॉन्ड के लिए, एक पाई बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है। ये जैसे अपन ने यहाँ पे देखा ना, ये एक पाई बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चला जाता है, तो पूरे मॉलिक्यूल में जितने पाई बॉन्ड होंगे टोटल उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अपन को लगेंगे हाइड्रोजनेशन कराने के लिए। जैसे आप ये वाला एग्जांपल अगर देखो तो यहाँ पर ये एक पाई बॉन्ड है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है, तो टोटल आपको अगर कोई पूछे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लगेंगे तो हम क्या आंसर देंगे, टोटल 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अपन को लगेंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल 2 पाई बॉन्ड्स हैं, है ना। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से अपन को 4 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। ये देखो ये 4 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं आपको सामने, यस राइट। सर। तो इसका मतलब जितने भी हाइड्रोजन के मोल्स कंज्यूम होंगे उतने ही पाई बॉन्ड्स मॉलिक्यूल में होंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, और बहुत लॉजिकल भी मोल्स है। की जगह मॉलिक्यूल्स रखना चाहिए था ना सर। यार अपन ये बात मोल्स के टर्म्स में ही करते हैं क्योंकि स्टोइशियोमेट्री में अपन जब अपन मोल कंसेप्ट लगाने की बात आती है तो अपन मोल्स के टर्म्स में रिलेट करते हैं ना, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मोल्स के टर्म्स में उसको लिखा है ना। यस सर। चाहो तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी लिखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ऐसे भी सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो रिएक्शन होती है, ये बात समझ में आ गई ना चंद्रभान, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो मोल के टर्म्स में होती यस है, सर। इसलिए अपन मोल्स को कंसिडर करते हैं, है ना। तो अभी इसको लिख लो, अगर इसमें ये मोल में डाउट होगा दोबारा क्वेश्चन में तो मैं उस टाइम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें और एग्जांपल्स देखो, एक एग्जांपल तो ये हो गया, और एग्जांपल्स देखो। तो एक एग्जांपल जैसे ये है, ये C≡C, ठीक है। तो अब अपन इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ये एरोमेटिक है ना, बेंजीन है ये, तो इसके पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे नहीं, है ना, इसका हाइड्रोजनेशन होगा नहीं, इस पोर्शन का हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस पे हाइड्रोजन एटम आके जुड़ जाएंगे, तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, C है ना, और हाइड्रोजन अपन दिखा सकते हैं चाहो तो। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोजनेट करने में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यूज हुए,
क्या आंसर आएगा बताओ? 1। एक हाइड्रोजन 1। मॉलिक्यूल। हाँ, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या इसको 1 मोल भी बोल सकते हो, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड, राइट? तो इस तरह के इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना? और अगर ये क्वेश्चन आपको हाई टेम्परेचर पे बोल दिया, है ना, हाई टेम्परेचर, फिर से आपको हाइड्रोजन और निकल दिया है, तो अब आप क्या कराओगे? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, तो हाई टेम्परेचर के कारण ये वाले पाई बॉन्ड्स भी ब्रेक हो जाएंगे, है ना? तो अब जो आपको प्रोडक्ट दिखेगा दैट विल बी एक्चुअली, ये बेंजीन के सारे पाई बॉन्ड्स चले जाएंगे, ये वाले तो जाएंगे ही बाहर वाले, है ना? इस बार कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लगेंगे ब्रेक करने के लिए? 4, है ना? 4। सिंपल है, 4 पाई बॉन्ड तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, राइट? सर एक तो डाउट इस तरह, हाँ पूछो। सर, हाई टेम्परेचर मतलब कितना? जैसे क्वेश्चन में दे देते हैं ना कभी कभी, तो कितने को रूम अपन कंसीडर टेम्परेचर के करेंगे ऊपर फिर? हाई टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर अपना होता है कितना? 37। 27 डिग्री, 37 डिग्री के आसपास, है ना? तो हाँ। हाई टेम्परेचर अपना हो जाएगा 50 के ऊपर, मान लो कुछ भी हाई है, ठीक है? यस सर, निकल के बॉन्ड नहीं टूटेंगे अगर हाई टेम्परेचर तो? नहीं नहीं, निकल के बॉन्ड नहीं टूटते यार, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ये डी ब्लॉक के जितने भी मेटल्स है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, जब अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें इस पे डिस्कशन करेंगे। जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, वो ब्रेक नहीं होते इतनी आसानी से, है ना? यस। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो ये अपना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन खत्म हुआ। तो देखो सर एक अपन डाउट है एक बार, हाँ पूछो। सर, अगर ऐसा हुआ कि सर अपने पास बस एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है सर और बहुत सारे पाई बॉन्ड्स हैं, सर तब क्या होगा? मतलब जैसे तो कि वैसा ये क्वेश्चन आएगा एग्जांपल ही था। नहीं यार तुम्हें, किसी किसी एक का हाइड्रोजनेशन होगा उसमें, पहली चीज। ठीक है, जैसे एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको दिया है तो किसी एक का हाइड्रोजनेशन हो पाएगा, तो आप किसी भी एक का हाइड्रोजन करा दो, हाइड्रोजनेशन करा दो किसी भी एक का, पहली बात। दूसरी बात, वैसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा तुम्हें, ओके सर। ठीक है? तो सर अपन उस एक पर बहुत डाउट ज्यादा है। डिस्कस नहीं करते। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर जैसे ये हाइड्रोजन और ऐसा निकल लिख सकते हैं क्या? क्योंकि वहां पे तो कैटलिस्ट लिख सकते हैं ना, नहीं नहीं यार, ऐसा एरो के अपन ने ऊपर। 10th में पढ़ा था। 10th तक अपन जनरली कैटलिस्ट को एरो के ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को अपन यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट साइड में एरो के। लेकिन अभी जब अपन 11th 12th में देखेंगे तो अपन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जिसमें एरो के ऊपर अपन बहुत सारी रिएजेंट्स लिखते हैं, उनमें से कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है? सर तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है इसलिए तुमको थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। जब अपन काफी आगे बढ़ जाएंगे तो ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी फिर, है ना? तो हम ये देखो, अब मैं इसको टॉपिक को अल्टीमेटली रिलेट कर देता हूँ हेडिंग से, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसमें ये होता है कि भाई कोई अपन ने कोई कंपाउंड लिया, ध्यान से सुनना, जो कि अनसैचुरेटेड है ना? उसमें मैंने हाइड्रोजन गैस मैंने पुश की, ठीक है? तो फिर जो हाइड्रोजन गैस है वो कुछ अमाउंट में कंज्यूम हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस इस पे ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का कितना वेट कम हुआ है उस बेसिस पे अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल्स कम हुए, है ना? कितने मोल्स कम हुए, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पाई बॉन्ड्स उस स्ट्रक्चर पे रहे होंगे। सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन अ वे हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। सही बात है? अगर आपको ये यस। समझ में आ रहा है, आपने कोई रैंडम मॉलिक्यूल डाला और आपको ये एक्सपेरिमेंटली ये आपको पता चला कि भाई इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गए, तो उससे आपको ये पता चल गया ना कि इसमें 2 पाई बॉन्ड रहे होंगे। सो दिस इज इन अ वे हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, राइट? यस सर। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इस तरह से हेल्प करता है हमें। हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि अगेन एक सिंपल टॉपिक है, मोनोहेलोजिनेशन, जिसके बारे में अपन ने थोड़ी बहुत बात IUPAC चैप्टर में करी है।
सर मोनोहेलोजिनेशन। डेरिवेटिव वाला है क्या? हाँ बिल्कुल, ये डेरिवेटिव वाला है। तो इसको अब अपन समझते हैं। देखो, मोनो का मतलब होता है 1, है ना, और हेलोजिनेशन का मतलब होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ हेलोजन, राइट। तो मोनो हेलोजिनेशन का क्या मतलब होना चाहिए? मोनो हेलोजिनेशन का मतलब किसी कंपाउंड पे जब एक हेलोजन ऐड हो रहा है तो उसे हम मोनो हेलोजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है IUPAC चैप्टर में, है ना। वो चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ब्रीफली डिस्कस इन IUPAC, ठीक है। ब्रीफली की स्पेलिंग शायद गलत है, IE, है ना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, आप लोगों को याद होगा कि इसमें अपन हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि इसको अपन लिख लेते हैं हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन? हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन, है ना। हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन, उस वाले हाइड्रोजन को अपन किससे रिप्लेस कर देते हैं? इज रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन। आई होप इस लाइन में कोई डाउट नहीं होगा किसी को। किसी को डाउट तो नहीं है इस लाइन में? नो सर। ठीक है। तो इसका जो जनरल रिएक्शन होती है, एक सेकेंड, देखो इसकी जो जनरल रिएक्शन होती है, जैसे CH4 और आपको हेलोजिनेशन कराना है तो आपको हेलोजन गैस लेनी पड़ेगी, है ना। तो हेलोजन को जनरली केमिस्ट्री में X2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, X2, ठीक है। और अपन लाइट भी ले लेते हैं Hmu। Hmu का मतलब क्या है कि एनर्जी या फोटॉन्स, ठीक है। तो फोटॉन्स क्या करते हैं, वो इस रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं। फोटोन क्या करते हैं, वो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन से जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोजन, तो फोटोन क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड फ्री होता है और इस पे फिर एक हेलोजन आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो जो इसका डिटेल्ड प्रोडक्ट बनता है, मतलब डिटेल्ड नहीं, जो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, CH3Cl। तो सॉरी, CH3Cl नहीं, CH3X, क्योंकि आपको हेलोजन जोड़ना है। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, X2 ठीक है। होगा ना? X2 नहीं, X, एक मोनो हेलोजिनेशन, हेडिंग ध्यान से देखो, मोनो हेलोजिनेशन, एक हेलोजन ऐड होगा। पर वो कैटलिस्ट मतलब वो HMU के लेफ्ट में तो X2 लिखा है। हाँ एक मिनट रुको, आयुष क्या पूछ रहा है? हाँ आयुष मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ संकेत, तुम जो कह रहे हो कि एक X मतलब 2X2 लिखें, तो 2X2 अपन नहीं ऐड करेंगे, अपन एक ही हेलोजन ऐड करते हैं, इसलिए क्योंकि एक ही हाइड्रोजन फ्री होता है ना। आप मल्टीपल हेलोजेंस इसमें अपन ऐड नहीं करते, ठीक है। मतलब इसमें एक्चुअली ऐसा होता है, अगर इसका मैकेनिज्म पूछोगे तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सर बट उसको एक्स भी तो लिख सकते हैं ना। इसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है वो आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जब ये फोटोन, ये वाला जो फोटोन है, ये इस पे स्ट्राइक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना। अब ध्यान से देखना, इसको लिखो मत, बस ऐसे ही समझ लो, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऐसे दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग 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 हो गए, C डॉट और H डॉट, है ना। फोटोन इस पे भी पड़ता है X2 पे, तो इसको भी वो ब्रेक करता है X डॉट और X डॉट में, ठीक है। फिर ये वाला जो X डॉट है, ये
इस कार्बन से बॉन्ड बना लेता है, और ये वाला जो H डॉट है ये इस X डॉट से बॉन्ड बना लेता है। तो अपन को एक्चुअली प्रोडक्ट में क्या मिलता है, CH3X प्लस HX। समझ में आ रहा है? तो वो जो संकेत तुम दूसरा हेलोजन पूछ रहे थे वो यहाँ पर हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है ना? तो यहाँ पर अपन Yes, को sir. एसिड्स मिल जाते हैं, जैसे HCl, HBr, HI, HF, इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमें दूसरे तो प्रोडक्ट लिखते के हैं फॉर्म में रिएक्शन में मिलते कि हैं। नहीं? क्या सर लिखते हैं रिएक्शन में HX। लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन तो यही होती है। लेकिन जब अपन को क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जनरली अपन को इसी के अराउंड आएगा। मतलब क्वेश्चन अपन से ये पूछेगा कि भाई ये आपके सामने हाइड्रोकार्बन है या ये एल्केन है, तो इसके कितने मोनो हेलोजन प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस प्रोडक्ट से अपन को कोई मतलब रहेगा नहीं, तो आप इसको लिख भी सकते हो लिखना चाहो तो। मेरे हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि मत लिखो, क्योंकि उससे अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, आयुष क्या पूछ रहा था कि सर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा है, 10th में पढ़ा था। बिल्कुल, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना? इसको एग्जैक्टली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको अपन डिटेल में हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स में। ठीक है, अभी मैंने वो सब्स्टिट्यूशन वर्ड इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि इस चैप्टर में अपना फोकस इसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं है, अपना फोकस मेनली इस पे रहता है कि आप कितने टाइप के मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अपन इसका जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है आयुष, डिटेल में ये रिएक्शन आएगा, है ना? मैं इसको लिख देता हूँ इस बात को ताकि तुम लोग भूलो ना। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ दिस reaction will come in detail in hydrocarbons chapter, है ना? ठीक है, तो अब बस मेन बात यहाँ पे ये रहती है कि अपन को ये देखना रहता है कि कितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, क्योंकि जितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन्स होंगे उतने टाइप के मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स जनरेट हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस अपन ने IUPAC में भी किए थे। सर डाउट। ठीक है, हाँ बताओ। सर अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन हो ही ना तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, मतलब नहीं हो पाएगा, कंपाउंड है। उसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन को ही हेलोजन रिप्लेस करता है ना? तो उसमें फिर हेलोजिनेशन, मोनोहेलोजिनेशन नहीं हो पाएगा। यस सर। ठीक है, एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स देखो, जैसे पहला एग्जांपल है, ये कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन, है ना? इसको आप Cl2H म्यू से रिएक्ट करा रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोनोक्लोरिनेशन, है ना? मोनोक्लोरिनेशन मतलब एक क्लोरीन एटम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो पहले हाइड्रोजन्स देखो कितने हैं, तो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है ना? ऐसा ऐसा 6 कार्बन पे होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात ये कि जो 6 हाइड्रोजन है, मतलब जो 6 कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो सब सिमिलर हैं एक दूसरे से। तो आप किसी भी एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, है ना? किसी भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो किससे? क्लोरीन से, प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, है ना? तो इसमें हम कहते हैं कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है, राइट? वन प्रोडक्ट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नो सर। फिर इसमें हम थोड़ा मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड है C, है ना? तो अब यहां पर आप देखो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं, देखो ये 3 हाइड्रोजन तो सेम है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़े हैं। फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो 3 हाइड्रोजन है ये एक टाइप के हैं, फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये दूसरे टाइप का है, फिर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये तीसरे टाइप के हैं, राइट। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन। फिर ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों सेम है, सेम टाइप के हैं। कैसे टाइप के हैं दोनों? फोर्थ टाइप ऑफ हाइड्रोजन, सही है। और तो थर्ड से लास्टली भी जो सेम ये ही है। वाला, तुम सोच के बताओ होना चाहिए कि नहीं। तो और जो सेम ही ये वाला मतलब दो से ही हाइड्रोजन है, अटैच्ड है ना। एक मिनट, ये फिफ्थ टाइप का हाइड्रोजन है। हाँ अब बोलो संकेत। सर ये फोर्थ वाला थर्ड वाला फिफ्थ वाला भी सेम ही लग रहा है ना, 3 4 और 5 वाला। नहीं नहीं, सेम इसलिए नहीं है। देखो अपन ने क्या बात कही थी आईयूपीएसी में, याद करो कि अगर कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है मतलब वो कंपाउंड सेम है, अगर आईयूपीएसी नेम सेम नहीं आ रहा मतलब वो दोनों कंपाउंड्स अलग अलग है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम किस किस को पूछ रहे हो, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को, राइट। यस। तो थर्ड वाले हाइड्रोजन की जगह अगर आप क्लोरीन लगाओगे तो आपका आईयूपीएसी नेम कैसा बनेगा? आईयूपीएसी नेम उसमें चेंज हो जाएगा ना, हाँ। है ना। तो आईयूपीएसी नेम चेंज हो रहा है मतलब कंपाउंड अलग अलग है, पोजीशन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ये तो कार्बन है, ठीक है। यस सर। तो अगर आप इस पोजीशन पे क्लोरीन लगाओगे तो अपना पोजीशन कैसी आएगी, 1,2 ब्रांचेस की। यहां पे क्लोरीन लगाओगे 1,3, यहां पे लगाओगे 1,4, यस। यहां पे लगाओगे 1,3। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन इसलिए सेम है क्योंकि यहां पर भी 1,3, यहां पर भी 1,3। यू विल गेट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नेम्स, सो यू विल से दैट बोथ द कंपाउंड्स आर एग्जैक्टली सेम, राइट। क्लियर हुआ लॉजिकली सर संकेत? हाँ बताओ। यस सर सर क्लियर। एग्जाम्पल 1 में हमने जिस हाइड्रोजन से क्लोरीन रिप्लेस किया और हमने स्ट्रक्चर बना लिया, तो हम क्लोरीन यदि किसी और की जगह रिप्लेस करते तो वो हम आइसोमर्स बना देते ना, उसके मतलब पॉसिबिलिटीज है ना आइसोमर्स की इन स्ट्रक्चर्स में। हाँ पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है, मतलब इसमें बात ये रहती है कि देखो बस अपन को इतना ध्यान में रखना पड़ता है कि कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसको आप हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हो। प्रॉब्लम एक्चुअली ये होती है कि अब मॉलिक्यूल में बहुत सारे कार्बन्स रहते हैं और उनसे बहुत सारे हाइड्रोजन अटैच रहते हैं। तो जब हेलोजन सामने आता है तो उसके सामने मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कनेक्ट होने के, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे इस कंपाउंड में बात यह है कि ऑल्दो इस क्लोरीन के पास खुद को सब्स्टिट्यूट करने के लिए 12 हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन 12 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा। क्योंकि जैसे आपने मान लो इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाया तो आप नंबरिंग यहां से करोगे, इसको दोगे नंबर 1 तो इसका नाम क्या आएगा, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, राइट। फिर मान लो कि जैसे आपने ये वाला हाइड्रोजन हटाया होता तो क्लोरीन यहां की जगह पे यहां पे लगा होता, तो इस बार फिर नंबरिंग जब करते तो इस कार्बन को नंबर 1 देते, तो फिर से नाम वही आता 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो इसलिए यहां पर अपन ने एक ही प्रोडक्ट बनाया है क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सब सेम है, बस एक ही प्रोडक्ट है, उसी को आप घुमा घुमा के देख रहे हो। ओके लेकिन सर, तो मतलब इस इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स नहीं बन सकते फर्स्ट वाले एग्जांपल के, फर्स्ट में क्योंकि नहीं सब बन सेम पाएंगे, हो। है ना। सब सेम हो गए, है ना। फर्स्ट में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ एक एक कंपाउंड का। देखो यहाँ पर आप क्लोरीन सबसे पहले इस पे लगा सकते हो, इस हाइड्रोजन की जगह आपने, क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर देते हैं, Cl2H म्यू, ठीक है। तो जब आपको मोनोक्लोरिनेशन लग कराना है तो या तो आप क्लोरीन यहां पे लगा सकते हो, इस कंपाउंड का एक आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है, अगेन बेसिक कार्बन का जो स्केलेटन है वो तो सेम रहेगा, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो क्लोरीन एक बार यहां पे आया था, दूसरी बार इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है तो क्लोरीन यहां पे आ सकता है। तो
ये आ गया देखो क्लोरीन यहाँ पर। तो भाई ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है और जो ये वाला कंपाउंड है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स है, दे आर नॉट सेम कंपाउंड्स। आप दोनों का यूपीएससी नेम लिख के देखोगे तो अलग अलग आएंगे, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? यस तो ये सेकेंड Yes, टाइप sir. का प्रोडक्ट हो गया। फिर और आप पॉसिबिलिटीज देख सकते हो, एक और बता देता हूं मैं, बाकी फिर आप समझ ही जाओगे। ये बेसिक स्केलेटन सेम है, देखो। फिर इस कार्बन का हाइड्रोजन या फिर इस कार्बन का हाइड्रोजन, दोनों सेम सिचुएशन में है, तो किसी भी एक को आप रिप्लेस कर दो, है ना? तो जैसे हमने यहाँ पर ये वाला, इस वाले क्लोरीन को, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो अब इसका आईयूपीएसी नेम इससे अलग आएगा और इससे भी अलग आएगा। तो तो करना ये कौन सा थर्ड है? टाइप का, एक मिनट रुको मैं बता रहा हूं। तो ये थर्ड टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा आता है, इस क्वेश्चन के ऊपर इसकी लैंग्वेज लिख लेना, है ना? सेकेंड पार्ट के ऊपर इसकी लैंग्वेज लिख लेना, तुमको और क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी मोनो क्लोरो प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, ठीक है? कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, बेसिकली ये अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल था, इसमें ये देखो एक ये प्रोडक्ट हो जाएगा, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है, तीसरा ये है ना? ऐसे ही आप चौथा, यहां पर पॉसिबिलिटी है चौथी, पांचवी यहां पर है। तो इसका अपन आंसर क्या देंगे टोटल? ऐसे आप दो खुद और बना लेना, है ना? सभी लोग दो और बना लो खुद, चौथी और पांचवी, है ना? यहाँ पे फोर्थ पॉसिबिलिटी आ जाएगी, यहाँ पे फिफ्थ पॉसिबिलिटी आ जाएगी। फोर्थ और फिफ्थ पॉसिबिलिटी मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दी है। तो वी विल से दैट टोटल कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं इसके, बताओ भाई कितने? 5। 5। टोटल 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। हाँ आयुष तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे जनरली इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? तो रिएक्शन ये इसका लिखनी होगी तो आंसर हो कौन सा जाएगा। अपन लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में? रिएक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी इसमें, क्वेश्चन यही आएगा कि कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना? ओके सर। तो इस तरह से अपन ये मोनो हेलोजिनेशन वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है? फिर एक एक्सेप्शनल केस है, उसको भी अपन एग्जांपल में लिख लेते हैं। तो थर्ड वाला देखो, ये है बेंजीन, बेंजीन पे लगा हुआ है CH3, है ना? और फिर से क्वेश्चन वही है, आपको पॉसिबल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बताने हैं मोनोक्लोरिनेशन करा के। तो अब यहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज देखोगे, तो एक पॉसिबिलिटी तो आपको इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन दिखेगी, है ना? इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, 1 सर हाई 2 टेम्परेचर पे होगी ना? 3 4। एक मिनट रुको संकेत। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, बाकी जितने भी कार्बन हैं उन सब पे एक एक हाइड्रोजन है। आप किसी भी एक हाइड्रोजन को देख, किसी भी एक कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इस कार्बन पे जो एक बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन से होगा। तो हमको ऐसा लग सकता है कि ये जितने भी हाइड्रोजन है, मतलब एक ये वाला, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये थर्ड हो सकती है और ये फोर्थ हो सकती है, ठीक है? ये सेकंड हो सकती है, ये भी सेकंड हो सकती है, ये थर्ड हो सकती है। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगेन वही वाली बात है कि क्योंकि ये रिंग एरोमेटिक है, तो ये वाला हाइड्रोजन इतनी आसानी से ब्रेक होता नहीं है। दिस इज सेम एज वो जो अपन ने वहां पे बात की थी अभी इसमें, हाइड्रोजनेशन,
है ना। हाइड्रोजेनेशन में अपन ने जैसी बात की थी वैसी सेम बात अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ये एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना है, यस है ना। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा। तो आप जब सर तो लॉजिकल है मोनोक्लोरिनेशन ना कराओगे, क्या? सर, ये तो मतलब उससे रिलेटेड लग रहा है। हाँ मतलब वैसे तो लॉजिकल है, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि तुमको ये नहीं पता ना कि एरोमेटिक सिस्टम्स क्यों बहुत स्टेबल है। तो अभी लिख लो इसको ऐसे ही एक्सेप्शन के तौर पे याद रख लो। सर अगर हाई टेम्परेचर हो तो हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन, हाई टेम्परेचर के बारे में यार इसमें कुछ दिया नहीं है। हाई टेम्परेचर पे इसका मतलब इसका क्वेश्चन आएगा नहीं, हाई टेम्परेचर पे नहीं आएगा इसका क्वेश्चन, ये रिएक्शन होगी नहीं, है ना। क्योंकि यस ये रिएक्शन एक्चुअली टेम्परेचर ड्रिवन नहीं है, ये रिएक्शन फोटॉन्स की एनर्जी से ड्रिवन हो रही है ना, मतलब रेडिएशन ड्रिवन है ये रिएक्शन, ठीक है संकेत। मतलब यस सर टेम्परेचर पे डिपेंड एनर्जी नहीं ज्यादा कर हो रही। जाएगी तब तो बॉन्ड छूट जाएंगे ना। नहीं तो एनर्जी कैसे ज्यादा होगी, मतलब कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी वाला क्वेश्चन तुम्हें आएगा नहीं इसमें। सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें अपन को एरोमेटिक को ब्रेक नहीं करना है ना। यस सर। तो इसमें ये एक ही कार्बन जो है यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो इसमें हम बोलेंगे कि ओनली वन मोनो क्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक्सेप्शन के तौर पे अपन ने याद रखा है, तो इसका फिर स्टेटमेंट लिख लो। एरोमेटिक हाइड्रोजन एटम्स डोंट गिव मोनो हलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। जो एरोमेटिक हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, मतलब ये वाले हाइड्रोजन एटम्स जो एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड हैं, वो मोनो हेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, राइट। आयुष पूछ रहा है कि सर डी क्लोरिनेशन के क्वेश्चन बनेंगे क्या? नहीं, डी क्लोरिनेशन के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हेलोजिनेशन के क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो ये अपना हो गया हेलोजिनेशन वाला पार्ट, तो सिंपल है ना। इसके काफी क्वेश्चंस तो अपन ने पहले किए भी हुए, तो ये आप लोगों से अब बन जाएगा, राइट। अब अपन डीपीपी डिस्कस कर लेते हैं। डीपीपी A6 खोल लो सभी लोग, मतलब जो उसमें डाउट्स हैं वो खोल लो। थ्योरेटिकल पोर्शन अपना आज के लिए इतना ही है। डीपीपी बुक, हाँ भाई। तो इसमें बताओ अब डीपीपी में जिसने सर जिसने भी वो कर लिया है और जिसको डाउट है। हाँ कौन सा? सर वो क्वेश्चन का एक बार मीनिंग समझा दीजिए। कौन से क्वेश्चन का? सर सेकंड क्वेश्चन का, एक मिनट रुको। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, अच्छा बस मीनिंग ही समझाना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम V, तो न्यूक्लियस की वॉल्यूम आपको V बताइए, है ना। V का रिलेशन की बात हो रही है, V इज रिलेटेड टू इट्स, हाँ हाँ बिल्कुल, जो विपुल बैच के हैं वो चाहे तो लीव कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने डीपीपी नहीं की होगी, सो दे कैन लीव, राइट। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम V इज रिलेटेड टू इट्स मास नंबर A एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर n। रुको मैं इसको लिख के समझा देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हमारा क्वेश्चन है ना। डीपीपी A6 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम पहले सही कर लेते हैं। एज V, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर n, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना।
तो अब यहाँ पर बात एन की वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब ये वाला टर्म अपन से पूछा जा रहा है, ये अपने लिए अननोन है और ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो अब अपन लैंग्वेज को पढ़ते हैं दोबारा। इफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वी, है ना, तो जो वी है वो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है और वो मास नंबर ए से ऐसे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो एन की वैल्यू, तो इसमें अपन को एक वो फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ये फॉर्मूला याद है पाखी? यस सर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आप इसमें देखोगे तो इसमें आर क्या था, आर था इसमें रेडियस, है ना, और ये ए था मास नंबर, राइट। तो आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में सेट करना है ताकि कंपेयर करके हम एन की वैल्यू बता पाए, ठीक है। तो आर नॉट तो एक Yes. कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो आप ऐसा करो यहाँ पे वॉल्यूम बना दो। तो वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को क्यूब कर दो, तो दोनों साइड जब क्यूब करोगी तो ये आर क्यूब आर नॉट क्यूब ए, ये हो गया। फिर दोनों साइड 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब दोनों तरफ 4/3 पाई से मल्टीप्लाई करोगी तो ये इस तरह से इक्वेशन अपनी चेंज हो जाएगी, है ना। अब 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस Sphere, आर, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस का रेडियस कैपिटल आर है तो उसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगी, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब को अपन v से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, सही है। yes sir. और ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, तो इसको अपन k बोल देते हैं इनटू a। तो अब आप देख सकते हो कि जो कैपिटल V है वो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो वी कैन से दैट, यहां से वी कैन से दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, Yes sir. ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, मतलब मेनली क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे था, है ना। क्वेश्चन ये चेक कर रहा था कि आपको ये फॉर्मूला आता है कि नहीं, राइट। अब और बताओ। सर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, एक मिनट रुको, क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, E/m की बात हो रही है। क्वेश्चन 1 में क्या डाउट है भाई चंद्रभान? ये तो आसान क्वेश्चन है, E/m के क्वेश्चन काफी कर लिए हैं अपन ने शीट में। E/m मतलब चार्ज टू मास रेशियो होता है ना। तो इसमें चारों ऑप्शन सेम टाइप के, मैं कोई एक ऑप्शन बता देता हूँ, उससे चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका फॉन्ट वगैरह चेंज हो गया, थोड़ा देख लेना ध्यान से। द रेशियो, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ E/m, है ना, E/m वैल्यू फॉर H+ एंड He+ इज 1/2। तो जैसे अगर अपन को ए ऑप्शन चेक करना हो तो आपको चार्ज टू मास रेशियो बताना है ना, मतलब आपको E/m फॉर H+ डिवाइडेड बाय E/m फॉर He+, ये वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है, E/m का रेशियो दोनों पार्टिकल के लिए? यस। तो अब देखो E/m मतलब चार्ज टू मास रेशियो, तो H+ पे कितना चार्ज है, तो H+ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसके लिए अपन लिखेंगे E की वैल्यू अपन लिखेंगे +E, है ना, क्योंकि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। देखो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि E/m का एक्चुअल मतलब ये होता है Q/m, है ना। Yes sir. Q का मतलब होता है चार्ज और m का मतलब होता है मास, ठीक है। तो E/m और Q/m का, E/m का मतलब Q/m होता है। इसको अपन को ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये अपन ने E/m लिखा है तो E तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखेंगे, ऐसा नहीं है ना। E/m रेशियो की अगर बात हो रही है इसका मतलब वो Q/m की बात कर रहा है, चार्ज टू मास। तो अपन को जिस पार्टिकल की बात हो रही है अपन को उस पार्टिकल का चार्ज न्यूमरेटर में देखना होता है,
ठीक है चंद्रमान, इस बात में कोई डाउट तो नहीं है? यस सर, मैंने तो बस इलेक्ट्रॉन का डाल दिया है सर। हाँ तो बस वो ये एक चीज अपन को ध्यान में रखना है, इसको चाहो तो नोट्स में लिख लेना, ठीक है। तो बस आप इसका चार्ज अब देख लो, इस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है मतलब प्लस ई, और इसका मास अपन को पता है हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, तो 1 AMU लिख दो या डायरेक्ट 1 लिख दो। और ऐसे हीलियम के लिए देखोगे तो हीलियम पे भी प्लस ई चार्ज है क्योंकि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास 4 AMU होता है, तो ये प्लस ई से प्लस ई कैंसिल हो जाएगा, ये AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर कितना आएगा 4:1। इसमें 1:2 दिया है, मतलब ये ए ऑप्शन गलत है। ऐसे ही बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेना चंद्रमा, यस सर। हो जाएगा क्या? हाँ सर। ठीक है शाबाश। और बताओ सर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यस सर, फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये पहले इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन फिफ्थ, राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इसमें सही तो नहीं करना अपन को। 10⁻⁻17 जूल लाइट एनर्जी, इंटीरियर ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट फोटॉन्स, ये आपको दी हुई है वेवलेंथ, है ना, नैनोमीटर यूनिट से समझ में आ रहा है, आर नीडेड टू जनरेट दिस एनर्जी, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। अज्यूम दैट 10⁻⁻7 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी इज नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन आई। अब थोड़ी थोड़ी इसने कहानी लिख दी क्वेश्चन में, है ना, कहानी की अपन को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। is needed by the interior of the human eye to see an object. So how many minimum photons of green light are needed to generate this energy? Basically क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना। लैंग्वेज में मत जाओ क्वेश्चन की वैल्यूज देखो और कीवर्ड्स देखो। कीवर्ड्स क्या कह रहे हैं कि कितने फोटॉन्स से, कितने मिनिमम फोटॉन्स से, मैं कीवर्ड्स को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, कितने मिनिमम फोटॉन्स से आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी, 10⁻⁻7 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये मिनिमम फोटॉन्स का नंबर पूछ रहा है ना, सही है? यस सर। यस सर। तो इसका नंबर पूछ रहा है, तो अब अपन को भाई पता है, अपन को ये पता है कि ये जो लाइट एनर्जी है ये बहुत सारे फोटॉन्स से मिलके ये एनर्जी बन रही होगी। तो आप एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो, है ना, एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो, उसको टोटल एनर्जी से डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। यूनिटरी मेथड, है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके बराबर होंगे? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ऐसे होना चाहिए। यस सर। तो टोटल एनर्जी क्या है? hc बाय लैम्डा। h पता है, c पता है, लैम्डा पता है आपको, है ना। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड यार, ये भी रब हो रहा है, इसको मैं काट देता हूँ, है ना, क्योंकि रब करूंगा तो ऊपर वाला भी शायद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आपको लिखना है, तो टोटल एनर्जी क्वेश्चन में दी हुई है, टोटल एनर्जी आपको इतनी जनरेट करना है 10⁻⁻17, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, है ना। और एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो एक फोटोन की आपको वेवलेंथ दी हुई है, तो एक फोटोन की एनर्जी आ जाएगी hc बाय लैम्डा। h पता है, c पता है, लैम्डा पता है, इन दोनों को डिवाइड कर देना तो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। यूनिट्स पे ध्यान देना, एनर्जी आपने SI यूनिट में डाली है, जूल्स, तो H को डालना SI यूनिट में, जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट SI यूनिट में, मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ को मीटर में डालना, वेवलेंथ अभी नैनोमीटर में है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो देख लेना। कोई और डाउट है? कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी, कैलकुलेशन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए सभी लोग। तो कैलकुलेशन में ऊपर दिया है 10⁻⁻17, नीचे आपको दिया है h मतलब होता है 6.626, है ना। c
c स्पीड ऑफ लाइट मतलब होता है 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ दिया है आपको 310। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको दिया है 310, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 और ये अगर अपन 3 मान ले तो ये रफली 1 पूरा चला जाएगा, है ना। और यहां पर अगर अपन इसको 10 मान ले तो 10 को जब आप 6.6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करके देखो यार ये कितना आएगा। 6.6 को 10 से डिवाइड करके देखो तो 66 को 100 से 66 34 0, फिर अपना आएगा 6 5 जा 30, 66 इंटू 5 कितना होता है 330। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे 5, है ना। मतलब ये जो वैल्यू है ये अपनी 15 पॉइंट समथिंग आएगी, मानते हो इस बात को? 15 पॉइंट कुछ कुछ ये वैल्यू आएगी, है ना। Yes, sir. तो अपन को मिनिमम फोटॉन्स पूछे हैं, तो आप मिनिमम फोटॉन्स मतलब 15 पॉइंट कुछ कुछ फोटॉन्स अपने आ रहे हैं, तो आप इसको 16 फोटॉन्स ले लो, है ना। तो 16 फोटॉन्स इतनी एनर्जी जनरेट कर देंगे। ठीक है, Yes. यहां पर देखो मैं कैलकुलेशन सर बता देता लेकिन हूं अगर मैंने क्या ऑप्शन किया। में 15 और 16 दोनों दिए हो तो ऑप्शन में 15 और 16 दोनों दिया हो तो अपन एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि आप कितने मिनिमम फोटॉन्स ले लो ताकि इतनी एनर्जी जनरेट हो जाए। तो देखो ध्यान से देखना सुनना, मतलब 15 पॉइंट कुछ कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं, अपन ने थोड़ी देर के लिए मान लो 15.4 आ रहा है वैल्यू। ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है कि 15.4 फोटॉन्स इतनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन में 15 भी है 16 भी है, तो आप मिनिमम कितने फोटॉन्स लो ताकि इतनी एनर्जी जनरेट हो जाए। इससे अगर आप 16 फोटॉन्स ले लो तो उससे क्या होगा, इतनी एनर्जी तो जनरेट हो ही जाएगी बल्कि इससे ज्यादा ही एनर्जी जनरेट हो जाएगी, राइट। मतलब ग्रेटर Yes. देन दिस वैल्यू। तो मिनिमम अगर अपन 16 फोटॉन्स ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, इतनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर अपन 15 फोटॉन्स लेंगे तो अपना काम नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है चंद्रमान? Yes, sir. तो अपन ने 16 आंसर पे टिक कर दिया। बाकी किसी को कैलकुलेशन में डाउट तो नहीं है? कैलकुलेशन में मैंने अगेन वही किया है कि जो 10 की पावर्स है उनको मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने ऑप्शंस में देखा है ऑप्शन में डिजिट्स अलग अलग है ना, मतलब 10 की पावर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने डेसिमल को और 10 की पावर्स को इग्नोर कर दिया। मैंने 3 और 3.1 को रफली बराबर 3 मान लिया, इन दोनों को मैंने उड़ा दिया, तो मैंने एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से आंसर निकाल लिया है। ठीक है, आप चाहो तो एग्जैक्टली कर सकते हो, आंसर वही आएगा, रफली 15 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो फिर अपन उसको 16 फाइनल आंसर बता देंगे। यस। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था, मतलब लॉजिक के हिसाब से देखा जाए या कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो आसानी है, कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन ठीक है। और बताओ 13. 13 के पहले कोई? तो 13 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आर विल बी मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द 10th फॉलोइंग गैसेस। हाँ एक मिनट में बताता हूँ। 13 क्वेश्चन देखो, आर की वैल्यू की बात हो रही है। आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो उसमें अपन ने आर की वैल्यू लिखी हुई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, याद है? Yes, sir. तो उसमें अपन ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो गैस चेंज करने से आर की वैल्यू चेंज होती है ना। आर की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, वो सारी गैसेस के लिए वैलिड है, तो इट हैज सेम वैल्यू फॉर ऑल दी गैसेस। ठीक है Yes, चंद्रभान? sir. और बाकी तुम कौन सा पूछ रही थी बताओ? सर वो 10th वाला। 10th वाला देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन जो है,
ये है क्वेश्चन 10 राइट। इसमें डाउट क्या है बाकी बताओ थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल लग रहा है देखने में। सर इसमें मुझे इफ द समझ नहीं आ रेडियस, रहा। कोई बात नहीं, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर्स एटम इज r, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट बता दिया है इन्होंने कैपिटल R, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला अपन को पता है 0.529 n स्क्वायर बाय z, राइट। तो थर्ड ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? 0.529 3 का स्क्वायर बाय z, क्योंकि अपन को एटम बताया ही नहीं कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, ऑप्शंस मैंने देखा तो r के टर्म्स में आंसर आ रहा है, तो क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग फॉर द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट एज अ फंक्शन ऑफ r, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, है ना? कौन सा? यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 0.529 4 का स्क्वायर बाय z, ठीक है। तो अब आपको आंसर जो R4 की वैल्यू है वो कैपिटल R के टर्म्स में चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से क्या होगा? R बाय रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट जो अपन को निकालना है ना, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? जब डिवाइड करोगे तो ये 0.529 और z तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 9/16, राइट। यस। तो बस ये देख लो 9 और 16 किस में आ रहे हैं? R4 16r/9, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी, है ना। हाँ सर। और बताओ, और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? किसी को भी नहीं है क्या? नो सर। चलो ठीक है, तो फिर अपन क्लास टर्मिनेट करते हैं, टाइम भी अपना हो गया है। तो अपन मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। होमवर्क मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली। गुड नाइट स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। एवरीवन।